नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास में ध्वनि साउंड टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम ध्वनि के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के गुण। ध्वनि के 3 गुण होते हैं। एक आपकी प्रबलता या तीव्रता, दोनों एक ही चीज है। प्रबलता बोलो या तीव्रता। दूसरा तारतव्य और तीसरा आपके गुणता। आपको ये ध्यान रखना है कि ध्वनि के 3 गुण होते हैं। पहला प्रबलता या तीव्रता, दूसरा तारतव्य और तीसरा गुणता। पहले हम समझते हैं कि प्रबलता या तीव्रता क्या होता है। तो किसी भी ध्वनि के तेज या धीमे होने के गुण को प्रबलता या तीव्रता कहते हैं। कोई भी ध्वनि कितनी तेज है या वो कितनी धीमी है, उसका निर्धारण कौन करेगा? उस ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता। हम यहां पे लिखेंगे किसी ध्वनि के तेज या धीमे होने का गुण प्रबलता या तीव्रता कहलाता है। ये सामान्य भाषा में, लेकिन जो विज्ञान की भाषा में ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता क्या होगी, इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा होगी एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता कहलाता है। एग्जाम में आपको प्रबलता या तीव्रता का ऐसे ही मात्रक पूछा जा सकता है, या इसका जो सामान्य तौर पर उपयोग में लिया जाने वाला मात्रक जिसे डेसिबल बोलते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम इसका ऐसे ही मात्रक सीखेंगे। ऐसे ही मात्रक को सीखने के लिए एक बार इसकी परिभाषा को देखते हैं, जिसकी परिभाषा में 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो एकांक क्षेत्रफल और एक प्रति सेकंड। और फिर हमारे पास शब्द आ रहा है गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, शब्द आ रहा ऊर्जा। तो इन तीनों को मिलकर इसका एक फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा समझना। ये एकांक क्षेत्रफल या जो प्रति सेकंड शब्द आ रहा है, ये बताएगा कि क्षेत्रफल और समय दोनों बट्टा में आएगा, और ऊर्जा क्या आएगा ऊपर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल इनटू समय, प्रबलता या तीव्रता का फॉर्मूला। और हमें पता है कि ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक जूल होता है, क्षेत्रफल का ऐसे ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और समय का ऐसे ही मात्रक सेकंड। इसका मात्रक बन गया जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। फिर हमें यह भी पता है कि जूल अपॉन सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट। हम बोलेंगे वॉट इनटू मीटर स्क्वायर। और यहां पर जो प्रबलता है वो बहुत ही कम है, उसका मान बहुत ही कम है। वो मान हम किस में लेंगे भाई? माइक्रो में। तो इसके आगे माइक्रो शब्द लगाएंगे, माइक्रो वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपके प्रबलता या तीव्रता का ऐसे ही मात्रक है। और माइक्रो क्या होता है? एक माइक्रो किसके बराबर? एक माइक्रो आपकी 10 की पावर -6 के बराबर होता है। तो आपको अगर प्रबलता या तीव्रता का ऐसे ही मात्रक पूछे तो होगा आपके माइक्रो वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हैं माइक्रो वॉट प्रति वर्ग मीटर।
इसका अन्य मात्रक, अन्य मात्रक एक तो होता बेल और दूसरा होता है डेसिबल। डेसिबल को हम डीबी से लिखते हैं। डेसी मतलब डी और बल मतलब बी। तो ये जो सामान्यतः ध्वनि की प्रबलता या जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। इस कारण आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता मापने का इकाई क्या है या मात्रक क्या। तो आपका आंसर होगा डेसिबल। या ऐसे भी पूछा जा सकता है डेसिबल क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता मापने की इकाई है। अब थोड़ा समझते हैं, ये तो आपको पता ही करना है। साथ में ऐसे ही मात्रक पूछे प्रबलता या तीव्रता का तो आपके होगा माइक्रो वॉट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। अब कभी कभार आपको एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे हम श्वास लेते हैं तो वो साउंड कितने डेसिबल की होती है, या धीमी बातचीत की जो साउंड है वो कितनी डेसिबल की होती है, या जो आपके कारखाने चलते हैं वो साउंड कितने डेसिबल की होती है, या जेट विमान जब अंतरिक्ष या वायुमंडल में जेट विमान उड़ते हैं तो वो आपकी साउंड कितने डेसिबल की होगी। तो कुछ मैं उपकरणों के साउंड की प्रबलता लिखवा रहा हूं। पहला हम लिखेंगे श्वास लेते समय। इस तारत्व को उधर सीख लेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं पहला श्वास लेते समय। श्वास लेते समय जो ध्वनि है उसकी प्रबलता होता है 10 डेसिबल तक। धीमी बातचीत इसकी होगी 30 से 40 डेसिबल तक। या आप जोर से बातचीत करो, जोर से बातचीत, उसकी जो ध्वनि की प्रबलता होगी वो 50 से 60 डेसिबल। विद्युत मोटर चलती है, अगर विद्युत मोटर चलती है उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसकी प्रबलता होगी आपके 110 डेसिबल। जो कल कारखाने उनके अंदर जो मशीनें चलती हैं उनसे उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता आपके 100 से 120 डेसिबल के बीच होगी। और जो सायरन आता है, सायरन जैसे एम्बुलेंस के ऊपर लगा हुआ होता है या पुलिस की जीप के ऊपर लगा हुआ होता है, या कोई भी मंत्री है, विधायक है, उसकी जीप के ऊपर जो सायरन लगा होता है उसकी डेसिबल, उसकी जो ध्वनि की प्रबलता है वो आपके 110 से 120 डेसिबल के बीच होगी। जेट विमान होता है, उसकी जो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता है वो आपके 140 से 150 डेसिबल के बीच होगी। ये कुछ आपको याद रखने हैं कि श्वास लेते समय 10 डेसिबल, धीमी बातचीत आपके 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल, विद्युत मोटर 110 डेसिबल, कल कारखाने 100 से 120 डेसिबल, सायरन 110 से 120 डेसिबल और जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। अब हमें और चीजें सीखनी है कि 50 डेसिबल तक की साउंड, 50 डेसिबल तक की जो साउंड है हमें कर्ण प्रिय लगती है, हमारे कान को अच्छी लगती है। 50 डेसिबल से 80 डेसिबल तक की जो साउंड होती है वो हमारे कान सहन कर सकते हैं। सहन योग्य ऐसे लिख दो। लेकिन 80 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि है वो हमारे कान के लिए असहनीय है और इसीलिए 80 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि है उसको शोर नाम दिया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शोर है, किस स्तर की ध्वनि को हम शोर कहेंगे। 80 डेसिबल के ऊपर की जो प्रबलता की ध्वनि होगी उसे हम शोर नाम देंगे। ये तो हमारी जो एनसीईआरटी या जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी बुक के अनुसार, लेकिन जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके अनुसार
85 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को 85 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को शोर माना गया है। और एक तो ये याद रखना है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 85 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को शोर बोला गया है। और साथ में कि जो शहरी इलाका है, शहरी एरिया, उसमें 45 डेसिबल की साउंड को सर्वोपरि माना गया है। सर्वोपरि बोलो या सर्वोपयुक्त, कुछ भी बोलो। और रात के 10 बजे के बाद शहरी इलाकों में 45 डेसिबल की ऊपर की ध्वनि को बजाना एक दंडनीय अपराध है। और अगर हम ऐसा करते हुए पाए गए तो इसके लिए जो सरकारी तंत्र है हमें दंड भी दे सकता है। तो ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्र में जो ध्वनि का मानक स्तर है वो कितना रखा गया है, 45 डेसिबल। इस बात को आपको याद रखना है। तो जो NCERT है उसमें जो शोर है वो 80 डेसिबल से ऊपर और WHO के अनुसार 85 डेसिबल से ऊपर। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे। कभी कभार ऐसे जिद नहीं करनी कि सर आपने 80 डेसिबल बताया, 80 डेसिबल तो ऑप्शन मिले ही नहीं, 85 मिल रहा है। उस स्थिति में हमें 85 भी शोर को मान लेना है। और जो जैसे शादी समारोह होते हैं उसमें डीजे चलता है, उसकी जो साउंड की प्रबलता है वो 120 डेसिबल तक की होती है। और 120 डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में अगर हम लगातार 8 घंटे रहे तो हमारे कानों का पर्दा फट सकता है और हम बहरे हो सकते हैं। इसलिए डीजे के आगे लगातार हमें नाचना नहीं चाहिए या उसकी जो साउंड है वो ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए। तो अब ये जो हमने चीज़ें पढ़ी है वो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता के बारे में पढ़ा। एक बार थोड़ा वापस देख लेते हैं कि किसी भी ध्वनि के तेज या धीमे होने का गुण ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता कहलाता है। अगर हम विज्ञान की भाषा में बोले तो आपके एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता कहलाती है। इसका SI मात्रक माइक्रोवाट अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, जबकि इसका सामान्यतः उपयोग में लिया जाने वाला मात्रक डेसिबल है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। फिर हमने कुछ उपकरणों की जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनसे कितने कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है वो सीखा। फिर हमने पढ़ा कि 50 डेसिबल की जो साउंड है वो हमारे कानों को अच्छी लगेगी। 50 से 80 डेसिबल तक की ध्वनि हमारे कान सहन कर सकते हैं, लेकिन 80 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि है वो हमारे कानों के लिए असहनीय है और इसे हम शोर नाम देते हैं या ध्वनि प्रदूषक भी कह सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके अनुसार 85 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को शोर माना गया है और आवासीय और शहरी क्षेत्रों में 45 डेसिबल की ध्वनि को सर्वोपयुक्त माना गया है। और इसके बाद ये हमने थोड़ा ये बात की कि जो लाउड स्पीकर बजते हैं या डीजे बजते हैं उसकी जो ध्वनि की प्रबलता है वो 120 डेसिबल तक हो सकती है। और उसके संपर्क में अगर हम 8 घंटे रहे तो हमारे कानों का पर्दा फट सकता है और हम बहरे हो सकते हैं। कभी कभार एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता वो किस पे निर्भर करती है, तो वो आयाम पर निर्भर करती है। ये भी डिफेंस के एग्जाम है या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता किस पे निर्भर करती है, उसके आयाम पर निर्भर करती है। इस बात को भी नोट कर लेना। चलिए मैं स्टार लगा देता हूँ। अब हम सीखते हैं तारतम्य क्या होता है। दूसरा गुण तारतम्य, किसी भी ध्वनि का तीक्ष्ण, महीन या उसको क्या बोल सकते हैं, भारी या मोटा होने का गुण। जैसे हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनकी जो आवाज़ है वो महीन होती है, तीखी होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, भारी होती है। सामान्य विज्ञान में यही तारतम्य है कि किसी भी ध्वनि का महीन, तीक्ष्ण या तीखी या मोटा या भारी होने का गुण क्या कहलाता है, तारतम्य कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, ध्वनि के महीन
तीक्ष्ण या मोटा या भारी होने का गुण तारतव्य कहलाता है। और तारतव्य किस पे निर्भर करता है? तारतव्य आपके आवर्ती पर निर्भर करता है। तारतव्य है वो आवर्ती के समानुपाती होता है। आवर्ती बढ़ने पर तारतव्य भी बढ़ेगा और आवर्ती घटने पर तारतव्य भी घटेगा। अब तारतव्य कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है? जैसे महिलाओं या बच्चों की जो आवाज़ है वो हमें बड़ी मीठी लगती है, मधुर लगती है। इसका कारण है कि जब वो बोलते हैं तो प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या ज़्यादा होती है, और कंपनों की संख्या ज़्यादा होगी तो आवृत्ति ज़्यादा होगी और उससे तारतव्य भी ज़्यादा होगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महिलाओं की आवाज़ मधुर होती है, क्या कारण है? उच्च तारतव्य के कारण। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं क्या क्या। तो पहला एग्जाम्पल आ गया कि बच्चों या महिलाओं की जो आवाज है वो मधुर या मीठी लगती है। इसका कारण पूछे, उच्च तारतव्य के कारण। उनकी जो ध्वनि का तारतव्य क्या है? उच्च है। जब वो बोल रहे हैं तो प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या ज़्यादा है, जिससे उनकी ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा है, और आवृत्ति ज़्यादा होगी फिर तारतव्य भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा, आपको अगर ये पूछा जाए कि एक शेर की दहाड़ की तुलना में मच्छर की भिनभिनाहट है वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। एक शेर दहाड़ रहा है और एक मच्छर भिन कर रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान कौन करेगा? मच्छर की भिनभिनाहट। क्योंकि जब मच्छर भिन करता है तो वहाँ पर एक सेकंड में खूब सारे कंपन होते हैं। वहाँ पर प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या ज़्यादा है, और कंपनों की संख्या ज़्यादा है तो आवृत्ति ज़्यादा है और उसका तारतव्य भी क्या है? ज़्यादा है। तो उसकी जो मच्छर की आवाज़ है वो आपको ज़्यादा परेशान करेगी। ये भी याद रखना। इसका दूसरा उदाहरण कि शेर की दहाड़ की तुलना में मच्छर की भिनभिनाहट ज़्यादा परेशान करती है। सीधा सा उत्तर होगा उच्च तारतव्य के कारण। उनका तारतव्य क्या है? मच्छर की भिनभिनाहट का तारतव्य उच्च है, जिसके कारण वो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। एक सेकंड में कंपनों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो फटाफट हमें सुनाई देगी और हमें परेशान करेगी। तीसरा, अगर आपको पूछे कि जो ढोलक की आवाज़ की तुलना में सितार या गिटार की जो आवाज़ है वो हमें मधुर लगती है। क्यों? सेम का सेम कारण कि जो सितार है उसका जो वायर बजेगा तो प्रति सेकंड के गई कंपनों की संख्या बढ़ेगी, और कंपनों की संख्या बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, और आवृत्ति बढ़ने से तारतव्य बढ़ेगा। इस कारण वो हमें क्या लगेगी? मधुर लगेगी, मीठी लगेगी। तो ढोलक की तुलना में सितार या गिटार की आवाज मधुर लगती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमने दूसरा गुण अपना तारतव्य भी पढ़ लिया कि ध्वनि के तीक्ष्ण या महीन या मोटा या भारी होने का गुण तारतव्य कहलाता है। ध्वनि का तारतव्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि हमने पढ़ा कि जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करता है। दोनों साथ ही याद करने। प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, तारतव्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर हमने इसके कुछ उदाहरण पढ़े कि बच्चों और महिलाओं की जो आवाज़ वो मीठी लगती है। शेर के दहाड़ की तुलना में मच्छर की भिनभिनाहट हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और तीसरा, ढोलक की तुलना में सितार की आवाज़ हमें ज़्यादा मधुर लगती है। अब हम समझते हैं कि गुणता क्या है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन अभी आपके सॉल्व हो जाएगा कि कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है, जैसे दो ध्वनि है, उनकी दोनों की प्रबलता भी समान है और उनका तारतव्य भी समान है, तो उन दोनों ध्वनियों में हमें अंतर
किस गुण के आधार पर पता चलेगा, वो है गुणता। मतलब दो ऐसी साउंड है अलग अलग जिनकी प्रबलता भी समान है, जिनका तारतम्य भी समान है, तब हमें पता कैसे चलेगा कौन सी ध्वनि किसकी है। जैसे दो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, दो बांसुरियां बज रही है, दोनों की प्रबलता भी समान है, दोनों का तारतम्य भी समान है। तो हम ध्वनि के जो गुण है, गुणता के आधार पर उन दोनों बांसुरियों की ध्वनि में विभेद, अंतर पता कर सकते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि दो व्यक्ति बोल रहे हैं, दोनों व्यक्ति भारी बोल रहे हैं, दोनों तेज बोल रहे हैं, अर्थात उनकी प्रबलता और तीव्रता समान है। तो उन दोनों व्यक्तियों की आवाज में जो अंतर है वो हम गुणता के आधार पर पता कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि गुणता ध्वनि का एक ऐसा गुण है, ध्वनि का एक ऐसा गुण है जिसके आधार पर समान प्रबलता तथा समान तारतम्य की भिन्न भिन्न दो ध्वनियों में विभेद, अंतर पता किया जा सकता है। और ये जो हमने लाइन लिखी है, ऐसा का ऐसा डिटो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ध्वनि का ऐसा कौन सा गुण है जो समान प्रबलता तथा समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर पहचानता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रबलता, तीव्रता और गुणता तीनों साथ में। दूसरा प्रबलता, तारतम्य। तीसरा केवल गुणता और चौथा प्रबलता एवं तारतम्य। तो आपका आंसर होगा केवल गुणता। गुणता एक ऐसा गुण है जो समान प्रबलता तथा समान तारतम्य की ध्वनियों में विभेद, अंतर पहचानता है। एग्जाम्पल क्या होंगे? इस गुण के आधार पर हम वाद्य यंत्रों की ध्वनि को पहचान सकते हैं और व्यक्तियों की ध्वनि को। तो ये आज की क्लास में हमने जो ध्वनि के गुण थे वो पढ़े। प्रत्येक जो भी हमने चीजें लिखी है, जो भी शब्द लिखा, वहां पर प्रत्येक जगह क्वेश्चन बन रहा है और हमें उन क्वेश्चनों को समझना है। कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है मैं गोले कर रहा हूं। फर्स्ट, प्रबलता या तीव्रता किस पे निर्भर करता है? आयाम पर। प्रबलता या तीव्रता का ऐसे ही मात्रक पूछा जा सकता है। प्रबलता या तीव्रता की जो सामान्य मात्रक है डेसिबल, वो पूछा जा सकता है। कभी कभार और अच्छा क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि जो कल कारखाने हैं उनसे उत्पन्न जो ध्वनि है उनकी प्रबलता कितना डेसिबल होगा, ये भी पूछा जा सकता है। हम शोर किसको कहेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। WHO के अनुसार शोर किसे कहेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। या आवासीय शहरी इलाकों के लिए कितना डेसिबल का साउंड है वो सर्वोपरि है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर तारतम्य में क्या पूछा जा सकता है? ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। गुणता में परिभाषा से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपको ये जो ध्वनि के गुण हैं इसी क्लास में खत्म हो गए और आगे की क्लासों में हम ध्वनि के कुछ और अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।